हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवान IQ। आज हम लोग IIT जेई मेंस का 24 फेब को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में उसको डिस्कस करेंगे, उसका पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार का जो पेपर था उसमें फिजिक्स का जो पोर्शन था उसके अंदर जो 30 क्वेश्चंस थे उसमें एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दे तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो ट्रिकी भी थे, कुछ लॉजिकल भी थे। ऑन एन एवरेज सिंपल पेपर था। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू बैटरीज ऑफ EMF 6 वोल्ट 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm 4 ohm respectively connected in opposite polarity, find potential difference across 4 volt battery. Very simple circuit. We have two source. First is connected like this और सेकंड जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में इस टाइप से कनेक्टेड है। फर्स्ट पे 6 वोल्ट और सेकंड 4 वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इज 2 ओम और सेकंड का रेजिस्टेंस है 8 ओम। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल E1 माइनस E2, फर्स्ट का जो EMF माइनस सेकंड का EMF, आंसर होगा 6 वोल्ट minus 4 volt. Then total EMF offered in the circuit is 2 volt. Simple. And resistance offered is 2 ohm and 8 ohm. 2 ohm and 8 ohm के दो रेजिस्टेंस इस सर्किट में है जो कि सोर्स के साथ में, और आपको पॉइंट X एंड Y इनके लिए PD फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें से ये जो 4 वोल्ट है बैटरी पर्टिकुलर इसके लिए PD फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इन दोनों का दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 10 ओम। और अगर अपन इससे सर्किट में करंट फाइंड करें तो करंट होगा I इक्वल टू V/R मीन्स 2/10। ये होगा आपका 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है सर्किट से। अब आपको 4 वोल्ट पर जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है 4 वोल्ट बैटरी पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0.2 एम्पियर की करंट और 8 एम्पियर का रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस है 8 एम्पियर, तो V इक्वल टू होता है IR। यहां पर हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 8 1.6 वोल्ट। आंसर potential difference will be 1.6 volt. Option C is a right answer. I think very simple question. आप देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि IIT जेईई मेंस में किस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हायर ऑर्डर के लॉजिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब। आपको एक क्यूब गिवन है, इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। अब इस क्यूब में प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये सारे चार्ज प्लस क्यू है और एक यहां पर जो चार्ज है ये माइनस क्यू चार्ज है। अब आपको सेंटर पे फाइंड करना है इसके लिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है -2 इंटू के क्यू अपॉन A√3/2 का स्क्वायर। अब ये A√3/2 कहां से आया? ये जो आर्म्स हैं ये हर एक आर्म की लेंथ है A, और जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहां पर, क्योंकि हमको डायगोनल चाहिए इससे, ये डिस्टेंस तो वो A√3/2 मिलेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इसके साथ में IJK मीन्स I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप बाय √3,
ये भी रहेगा, क्योंकि आपका क्यूब जो है वो एक 3D स्ट्रक्चर है, तो उसके आई जे के तीनों डायरेक्शन में आपको फाइंड करने पड़ेंगे, और उसके लिए होगा √3। सिंपल, यहां से आपको आंसर दिख रहा होगा, ये 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 इंटू 2 8, इसमें से 8 का जो आंसर है और साथ में माइनस, दिस इज योर राइट आंसर। कई बार आपको क्वेश्चंस पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, उसके पहले ही राइट आंसर हमको दिख जाता है, और वो राइट आंसर ये है। क्यों? क्योंकि -8 केवल इसी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें +8 आ रहा है, और हमारा -8 आएगा यहां से। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8। सिंपल। Next is a particle is moving along a straight line. If its velocity time graph is as shown in the figure, choose the correct AT graph. AT means acceleration and time graph. Velocity time graph पर एक तरह से नजर डालें तो अपन देखेंगे कि यहां पर वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, बट इस लाइन तक ये वेलोसिटी पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। यहां के बाद वेलोसिटी नेगेटिव में डिक्रीज होना स्टार्ट हुई है, फिर वेलोसिटी वापस 0 की तरफ इंक्रीज हो रही है, और इस पॉइंट के बाद वापस पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आप लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ये है, फर्स्ट ऑप्शन। ये डायग्राम थोड़ा नीचे आ गया है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये डाउन, ये अप, और ये इस तरीके से, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन एज इट इज है। तो अपन लोग ये तो क्लियर करेंगे माइंड में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिस टाइप का होता है, सेम एज इट इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दो सेम यूनिट्स नहीं है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, दोनों डिफरेंट है। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज हो रही है तो उसका जो ग्राफ गिवन है एज इट इज एक्सीलरेशन का नहीं होगा, तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं है। दूसरा, ये एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, कहीं पर भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही, जबकि आपको पता है कि इस वाले पार्ट में यहां पर आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बचे ये दोनों ग्राफ, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, बट एग्जैक्टली वो यहां पर कौन सा होगा, तो अपन जब ध्यान से देखेंगे तो आपका ये अभी डिक्रीज हो रहा है और नेगेटिव में जा रहा है। तो यहां पर ये वाले ग्राफ में तो पॉजिटिव से फिर नेगेटिव में जा रहा है, यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, two planets S1 and S2 rotates about own axis. S1 complete one revolution in 1 hour and S2 complete one revolution in 8 hours. Then find ratio of angular velocity of S1 and S2. Means you have to find ω1 upon ω2. आपको ω1 और ω2 फाइंड करना है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। ω1 के लिए यहां पर T1 आएगा, और ω2 के लिए ये रहेगा 2π/T2। 2π फर्स्ट के लिए क्या टाइम है, 1 आवर, तो हम लिखेंगे /1, और सेकंड के लिए होगा 2π/T यानी 8 आवर, यहां पर होगा 8। क्लियर? यहां पर हमारा ω1 अपॉन ω2 के अंदर जैसे आप पुट करोगे, ये आएगा 2π/1 इंटू 8/2π, कैंसिल, आंसर होगा आपका 8। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इट इज बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जेई मेंस के पेपर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड क्वेश्चन कंफर्म होता है, और यहां पर भी ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड रिलेशन बिटवीन I1, I2, I3 एंड I4। 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। फर्स्ट इज रिंग, सेकंड इज डिस्क, थर्ड इज सॉलिड सिलेंडर, एंड फोर्थ इज सॉलिड स्फीयर।
इन चारों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहां पर I1, I2, I3, I4 है। अब इसमें फर्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट एक्सिस, सेकंड इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस I3 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एक्सिस इज I4। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज क्या क्या है, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। तो फर्स्ट हम देखते हैं I1, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सबसे सिंपल और बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज mr²/2। mr²/2। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I = mr², रिंग के लिए है mr²/2। सेकंड, डिस्क के लिए याद कीजिए, डिस्क के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²/2, अगेन mr²/2, mr²/2, अगर r आपको रेडियस गिवन है तो। थर्ड इज सॉलिड सिलेंडर। देखिए सॉलिड सिलेंडर बनता कैसे है, एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, मल्टीपल रिंग्स को रखने से ही सॉलिड सिलेंडर बनता है। तो जो रिंग का है वही सॉलिड सिलेंडर का है, मींस I3 = mr²/2। तो I1, I2, I3 इन तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होते हैं। अब इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हैं और वो है फर्स्ट, दैट इज I1, I2, I3। आंसर आ गया। आपको I4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला नहीं लिखना है, फिर भी आप लिखना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला होगा 2/5 mr²। सिंपल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूलाज हैं इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, और उसमें इनका रिलेशन जो है ये फर्स्ट रिलेशन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सीरीज, क्लास 12th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 12, एटम। इस चैप्टर में से ये जो सीरीज है, आपको यहां पर एक स्पेक्ट्रम ग्राफ गिवन है, ऐसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने देखे हैं। तो इसमें ये फर्स्ट लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम इंफिनिटी। अगर फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है इंफिनिटी और नंबर n = 1 पर आ रही है तो वो कौन सी सीरीज है? आई थिंक सबको पता है, वो है लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से इंफिनिटी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इंफिनिटी है? यानी ए इज लिमिट सीरीज, ए इज लिमिट सीरीज ऑफ लाइमन, ए इज लिमिट सीरीज ऑफ लाइमन। इन दोनों में से कोई एक आंसर राइट हो सकता है। ये तो पहले ही रॉन्ग हो गए क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर कह रहा है और ये सेकंड मेंबर कह रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड मेंबर दोनों ही पॉसिबल नहीं है। लिमिट सीरीज ये पॉसिबल है। तो आइदर ए इज आर ऑप्शन और सी इज आर राइट ऑप्शन। अब चलते हैं सेकंड पर। तो बी इज थर्ड मेंबर। बी क्या होता है? बॉल्मर सीरीज। बॉल्मर सीरीज का थर्ड मेंबर है। देखिए ये रहा बी, n = 2 पर बॉल्मर सीरीज। क्या थर्ड नंबर आ रहा है बॉल्मर सीरीज के ऊपर? तो इस क्वेश्चन में ग्राफ में, डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये स्टार्ट होगी n = 5 से, ये नहीं होगा। n = 5 से यहां पर स्टार्ट होगा, ये जाएगी यहां पर, ये जाएगी 5 से लेकर 2 तक, 5 से 2 तक जा रही है। ये कौन सा मेंबर होगा? इसका थर्ड होगा। थर्ड होगा तो यहां पर ये रहा थर्ड मेंबर। यहां पर क्या लिखा है? फोर्थ मेंबर। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर है आपका ए। ए इज योर राइट आंसर, where A is limit series of Lyman series, B is third member of Balmer series and C is second member of Paschen series। तो C second member है, yes 5 और ये 3 second member हो गया Paschen series का। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, ये भी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज कैपिटल R। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। इस टाइप का, इस कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो R है, दोनों साइड, यानी इधर भी इक्वल है। एक को हम लिखेंगे -R, दूसरे को लिखेंगे +R। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन पर ये सबसे पहले चीज आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। -R +R, फाइंड द फोकल लेंथ वेयर n = 3/2। फॉर्मूला याद कीजिए, आपके पास इन ऑप्शंस में से
कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगेगा? ऑप्शन आपके पास है +r/2 -r/2 +r एंड -r। फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2। सिंपल फॉर्मूला, वैल्यू आप पुट करोगे यहां पर 1/f इक्वल टू n इज 3/2 -1 1/r1। 1/r1 की वैल्यू आपके पास +r और 1/r2 की वैल्यू आपके पास आपने पुट कर दिया यहां पर -r। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 3/2 -1 1/2 इंटू माइनस एंड माइनस प्लस 1/r प्लस 1/r, ये आपका हो जाएगा 2/r। 2 to 2 कैंसिल और f इक्वल टू +r इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is based on thermodynamics, class 11th. Find work done in process. यहां पर ये कौन सा प्रोसेस है? यहां पर ये प्रोसेस है आइसोथर्मल। A to B is isothermal. ये पॉइंट है आपका C, and C to A is isochoric. It's isochoric. अब इसमें आपको फाइंड करना है वर्क डन क्या होगा। सिंपल है, वर्क डन के लिए हमको पता है आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। आइसोथर्मल के वर्क डन का फॉर्मूला है PA ln VB अपॉन VA। आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला PA ln VB अपॉन VA। सेकेंड जो प्रोसेस है B to C, इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए होगा PB डेल्टा V। इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला होगा PB डेल्टा V। और थर्ड जो है आपका C to A, इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला 0। Why 0? Because it's a isochoric process। ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक के अंदर वर्क डन क्या होता है? हमेशा 0। बस इसके अंदर ये जो वैल्यूज है वो पुट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा PA VA। और LN की वैल्यू PA मींस A पॉइंट के ऊपर प्रेशर दैट इज 2, VA A पॉइंट के ऊपर ये दैट इज 1, आपके पास ये टोटल मिल गया 2, LN VB अपॉन VA। VB इस पॉइंट पर ये VB है आपका 2 अपॉन VA, VA आपका है 1, यानी ये भी आपको मिल गया 2 ln 2। उसके बाद प्लस PB आपका यहां पर है इस पॉइंट के ऊपर दैट इज 1, ये 1 मिला आपको PB। और डेल्टा V आपका क्या है? डेल्टा V आपको मिल गया 1 - 2 यानी -1, और वो 0 है ही, तो W इक्वल टू आपको मिल गया 2 ln 2 -1। अब आप इसको 2 - 1 नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉग के साथ है, तो आपका वर्क डन ये होगा एंड द राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। A rod of length L and coefficient of linear expansion A, find increase in length when temperature changes from T to T plus delta T। तो टेम्परेचर जब चेंज होता है तो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सपेंशन होता है, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? दैट इज एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा। और एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा क्या होता है? डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T। चेंज इन लेंथ इन पर यूनिट लेंथ इन पर यूनिट टेम्परेचर, अगर आपको याद हो तो ये आपका फॉर्मूला होता है अल्फा के लिए। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज आप लोग पुट करेंगे तो सीधा और सीधा सिंपल फॉर्म में आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हमारे पास यहां पर हो जाएगा ये अल्फा, ये है L अल्फा डेल्टा T, ये है 1
L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और ये है L1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी और नन। तो इनमें से आपका ऑप्शन यहां से देखिए, डेल्टा एल की वैल्यू आपको चाहिए, दैट इज अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। बिल्कुल सिंपल, आप ऑरली सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन AC alternating current. Current function is I, that is AT प्लस, इसमें भी यहां पर ये करेक्शन है, ये अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर होगा। फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड इन t इक्वल टू 15 सेकेंड and given that the value of alpha is 20 and beta is 8. Value of alpha and beta is given. तो करंट फंक्शन I इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी स्क्वायर। चार्ज ट्रांसफर एट द रेट टाइम t इक्वल टू 15 सेकेंड, t इक्वल टू 15 सेकेंड। वैल्यू ऑफ अल्फा इज 20 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज 8। क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए आपको फाइंड करना है चार्ज ट्रांसफर्ड। अगर चार्ज फाइंड करना है और करंट गिवन है, क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसको लिखेंगे I इक्वल टू होता है dq बाई dt, ये हो जाएगा dq इक्वल टू I dt, dq इक्वल टू I dt। सॉरी, इसको करना होगा आपको इंटीग्रेट। तो यहां पर मैं वैल्यू लिख लेते हैं dq की जो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और I है आपका अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dt, तो आपको इसका आंसर मिलेगा। तो dq के लिए हमको मिल जाएगा q, और यहां पर मिल जाएगा अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3। सिंपल इंटीग्रेट किया हमने, मैथमेटिकली देखें तो लास्ट में प्लस c। तो q इक्वल टू अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 20 और टाइम है 15 का स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 8 और टाइम है 15 का क्यूब बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास 20 इंटू 15 का स्क्वायर 225 बाय 2 प्लस 8 इंटू 15 का क्यूब। तो यहां पर 15 का क्यूब होगा 3375 बाय 3। इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे आएगा 11250 कूलम। ये आपका यहां पर चार्ज ट्रांसफर्ड वैल्यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। metal cube of a side is heated, its temperature is increased by delta T. Coefficient of linear expansion for the cube is alpha. Find the change in volume of cube. तो यहां पर ये जो ऑप्शन है ये राइट होगा, A3 3 अल्फा डेल्टा टी। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होगा। अल्फा डेल्टा टी ये इसका 3 टाइम्स होता है, 3 साइड्स हैं इसकी, तो इसके लिए नेक्स्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड शेयर मॉड्यूलस। इन तीनों के बीच का रिलेशन फाइंड करने के लिए इसका राइट ऑप्शन सी होगा, और वैसे इनका रिलेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू और y इक्वल टू 2g 1 माइनस 2 म्यू, ये दोनों हैं। इन दोनों रिलेशन से आपको ये आंसर मिलेगा। आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर इनके वैल्यूज जैसे कि y यंग मॉड्यूलस जो है वो आपका होता है f बाय a इंटू एल बाय डेल्टा एल, और बल्क मॉड्यूलस जो है वो आपका होता है k इक्वल टू f बाय a डेल्टा v ऑन v। ये आपका बल्क मॉड्यूलस होता है, और इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स फॉर नो स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक m 0.5 kg। अब ब्लॉक यहां से स्लिप करना है, ब्लॉक अगर स्लिप नहीं करना है तो आपको जो फोर्स लगाना है दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू रिएक्शन,
और ये फोर्स अगर रिएक्शन के इक्वल होगा तो F इक्वल टू आपका होता है म्यू एस आर, यानी ये आपका म्यू एस एफ होना चाहिए और साथ में होना चाहिए इसका वेट जो नीचे की तरफ लग रहा है mg, जो इसको स्लाइड करेगा। तो हमारे पास ये फोर्स, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं ये आपके पास कितना फोर्स होगा। उसके लिए मास कितना है यहाँ पर 0.5 इंटू ये है 10 और म्यू एस की वैल्यू ये है 0.2 एफ। एफ इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0.5 इंटू 10, ये हो गया आपके पास 5/0.2, ये हो जाएगा आपके पास 25 न्यूटन। फर्स्ट इज योर राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा इन द गिवन एक्सप्रेशन where W is in J, X is in meter and T is in K, where K is Boltzmann constant। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है ये है यहाँ पर अल्फा बीटा स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर अपॉन के टी अल्फा। इसके लिए आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है और जो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर होगा वो राइट ऑप्शन है आपका MLT-2, यानी फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। बीटा की, अल्फा की, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आप पुट करके इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अल्फा के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आपका होता है L अपॉन L2 अपॉन ML2T-2, ये आपके अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर मैच द कॉलम्स आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें P कांस्टेंट होता है, जिसमें क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, वो होता है आइसोबैरिक। तो प्रेशर कांस्टेंट है यानी A के लिए होगा R, A के लिए R किस में आ रहा है, A के लिए R इसमें आ रहा है, C इज राइट आंसर। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अ ब्लॉकिंग इज प्लेस्ड ऑन अ रफ कर्व्ड सरफेस विद इक्वेशन y इक्वल टू x स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एट विच ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग वेयर म्यू इज 0.2। अब आपको पता है कि dy बाय dx आपके पास क्या है 2x होगा, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो ये हो गया dy बाय dx दैट इज 2x। ये 2x की वैल्यू आपके पास मिल गई। हमको पता है कि यहाँ पर ये जो स्लोप होता है ये थीटा एंगल tan थीटा वो होता है आपका म्यू, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो tan थीटा आपका यहाँ पर म्यू इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब इस एंगल ऑफ रिपोज के लिए आपको फाइंड करना है, म्यू की वैल्यू आपकी 0.2 है और यहाँ पर ये आपका 2x है। अगर मैं इसको इसके लिए बताऊं तो 2x इक्वल टू हो जाएगा म्यू और x इक्वल टू हो जाएगा म्यू बाय 2। ओके, इसकी वैल्यू जब आप y में पुट करेंगे ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू है म्यू बाय 2 यानी y इक्वल टू हो जाएगा म्यू स्क्वायर बाय 4। म्यू की वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर बाय 4। 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.04 बाय 4, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.01। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, a block of mass m oscillate amplitude a if another block of mass k kept suddenly on block m at mean position as shown in the figure, then find new amplitude of oscillation। आपके पास एक कैपिटल M मास है, इसके ऊपर स्मॉल m मास आपने बाद में रखा, पहले कैपिटल M ऑसिलेट कर रहा था, अब आपने इस पर स्मॉल m रख दिया। तो अब इसके लिए फॉर्मूला न्यू ऑसिलेशन का क्या होगा, तो हमको पता है कि मास जो है mv इक्वल टू ये आपका होता है m प्लस m इंटू v। ठीक है, अब इसको v दे दीजिए, इसको v डैश दे दीजिए। अब आपको यहाँ पर v डैश फाइंड करना है, v डैश की वैल्यू आपके पास होगी m v अपॉन m प्लस m। इन दोनों के लिए सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू जैसे यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इसके लिए अगर आप निकालें दैट इज के ए स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी आपकी m स्क्वायर अपॉन m प्लस m
का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर। नेक्स्ट इसके आगे अगर यहाँ पर हाफ के स्क्वायर और इसमें ये जो वैल्यू है इसमें हाफ एम वी स्क्वायर को भी के स्क्वायर लिखेंगे, ए इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस एम इंटू ए। यहाँ पर स्क्वायर, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा उधर रूट लगेगा, आपके पास ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 18। टू आइडेंटिकल balls of mass m, ball 1 is having a velocity of 9, ball 2 is at rest. After the collision, the angle between the direction of initial velocity and final velocity for both balls is 30 degree. If the simplest ratio of final velocity is x upon y, then the value of x is, क्या होगी यहाँ पर x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, v इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड गिवन है। इस क्वेश्चन के कोई ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं है, तो ये सिंपल है। वैसे हम यहाँ लिखेंगे mx साइन 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका my साइन 30 डिग्री। आपको x अपॉन y की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, 1, मीन्स एक तरीके से x और y दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो ये इनका रेशियो होगा और x की वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको, 1। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। टू मासेस ऑफ रिवॉल्व अराउंड सेंटर ऑफ मास ड्यू to their mutual interaction to distance between their center is d. Find time period of revolution. Time period of revolution अगर आपको फाइंड करना है दो मासेस के लिए, तो ये है वो दोनों मास, एक की वैल्यू है आपके पास कैपिटल M और दूसरे की है 2m। उनके बीच में ये सेंटर ऑफ रोटेशनल एक्सिस है जिसके अराउंड वो रिवॉल्व करेंगे, तो ये आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। ये होगी आपकी d/3 और ये होगी आपकी 2d/3। ऑब्वियस है कि जो मास इसको यहाँ पर ये आएगा, ये m होगा, जो मास लाइट होगा उससे डिस्टेंस ज़्यादा होगी और जो हैवी होगा उससे डिस्टेंस कम होगी। तो देख लीजिए आपका 2d/3 कहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम केसेस के अंदर, वो आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके अंदर ऑप्शन बी राइट होने वाला है क्योंकि 2/3 केवल इसी के अंदर आ रहा है, बाकी आपको इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यही एक राइट ऑप्शन है। और वैसे अगर आप इसकी वैल्यू पुट करके करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। उसके लिए आपको ओमेगा की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये 2π/t होगा और टाइम की वैल्यू जो है वो रूट में आएगी इस तरीके से, तो ये 2π तो ऑब्वियस से आना ही है। ये दोनों रॉन्ग हो गए। 2π के साथ नीचे ऊपर में ये एक्स्ट्रा में 4 का कोई चांस ही नहीं बनता, यहाँ से केवल 3gm आएगा, जो इसके अंदर वैल्यू आप जब पुट करोगे तब आएगा, क्योंकि ये 2m और ये क्या 3m हो गया। सिंपल। Next, two identical capacitor first connected in series then in parallel, find the ratio of their equivalent capacitance। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है यानी दोनों की वैल्यू C है, उनको पहले आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जब दो कैपेसिटर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। अगर रजिस्टर होंगे, ये कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के अंदर। कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है तो उनका आपका होगा C/2 और पैरेलल में है तो उनका आपका होगा 2C। इनका आप देख लीजिए रेशियो जो है वो क्या आने वाला है, वो 1 और 4 ये रेशियो आने वाला है। बट इसके अंदर देखिए 1 और 4 के दो ऑप्शन है, यानी 1/4 भी है और 4/1 भी है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ये पूछ रहा है फाइंड रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहले सीरीज दिया है तो सीरीज के लिए /2 ये ऊपर जाएगा 4, 1/4 ये राइट आंसर है। फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन वेवलेंथ ऑफ फोटोन इंक्रीज इट्स एनर्जी, एनर्जी और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, h/λ। ये वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ आई इज, इस सर्किट के अंदर आई की वैल्यू क्या होगी। आई क्या है, करंट फ्लो कर रही है यहाँ पर, ये इसमें मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आई करंट फ्लो कर रही है, ये 10 वोल्ट यहाँ से ऑफर कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर भी आपका ऑफर कितना होगा, 10 वोल्ट। इसके ऊपर अगर 10 वोल्ट ऑफर हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 2000 ओम है, तो आई निकाल सकते हो। आई इक्वल टू V/R होता है। V की वैल्यू आपके पास क्या है, 10 और R है 2000। तो आपके पास मिली एम्पियर के अंदर करंट क्या आएगी, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 1/2000 यानी 1/2000 मिली एम्पियर। आप इसको डिवाइड भी कर लो, ये वैल्यू आएगी। एक्चुअली मिली एम्पियर में नहीं, ये आएगी 1/2000
200 एम्पियर इंटू 10 टू द पावर कर लो, ये आपका मिली एम्पियर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन सिस्टम मैसेज सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड विद कैरियर सिग्नल गिवन इट बिलो। ये मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है। तो मैसेज और कैरियर के लिए यहाँ पर होता है 20/80 का, ये कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा 1/4 यानी 0.25 यानी कितना परसेंट, 25%। ये होगा 25% इज योर राइट आंसर। कई सारे ये ऐसे क्वेश्चन ही हैं जो सीधे सॉल्व हो रहे हैं, उनके लिए आपको अलग से कोई माताफोड़ी नहीं करनी है। इन अ ट्रांजिस्टर एमिटर करंट एंड कलेक्टर करंट आर 4 एम्पियर एंड 3.5 एम्पियर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द करंट गेन बीटा। बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, उससे पहले आपको यहाँ पर एमीटर और करंट दे रखी है कलेक्टर की, तो आपको बेस की करंट फाइंड करनी पड़ेगी। बेस की करंट फाइंड होगी तभी आपको यहाँ पर आपको पता है कि IE = IC + IB होता है किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर। एमीटर की करंट अगर आपकी 4 है, ये 4 है, ये 3.5 है, तो IB जो है वो आपका क्या हो जाएगा, IB आपका हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो अब आपको यहाँ पर बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास होता है फॉर्मूला IC/IB। IC आपके पास है 3.5 और IB है 0.5, आंसर आपके पास आ जाएगा 7। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। Two slates, one of which is 9 times the other slate, find ratio of maximum and minimum intensity। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करने के लिए आपको बताइए फॉर्मूला क्या होता है, I1 + √I2 का स्क्वायर अपॉन I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। अब ये इस तरीके से है, देख लीजिए फर्स्ट वैल्यू I1 और I2 दोनों की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे आपका ऑप्शन आएगा 4:1 आंसर। सिंपल वैल्यू पुट करके कैलकुलेट इतना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास 4 पार्टिकल ईच हैविंग मास m 1 kg आर मूविंग इन अ सर्कल हैविंग रेडियस r ड्यू टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। तो इस क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा यानी नेट फोर्स जो है वो आपका F1 + √2F2 होगा। क्यों √2F2 होगा, क्योंकि दूसरा फोर्स जो है यहाँ पर इस तरीके से लग रहा है, तो हमको इसका हाफ करना पड़ेगा। तो F1 + √2F2 के लिए, F1 के लिए हमारे पास जो वैल्यूज होगी, F1 के वैल्यूज होगी Gmm/r²। r की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है 2r, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है, दैट इज r + r 2r, तो यहाँ पर आ जाएगा 4r²। और F2 के लिए जो वैल्यू मिलेगी आपको Gmm/2r²। ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पर इसकी और इसकी जगह पुट करेंगे और फिर अपन इसको नेट फोर्स को इक्विवेलेंट करेंगे mv²/r से। क्यों, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर ये इस तरीके से अप्लाई होता है। तो जब आप इसके इक्विवेलेंट करेंगे तो ये आपका राइट आंसर आएगा। इतना आप वैल्यू पुट करके mv²/r = F1 + √2F2 ये पुट करके आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। यही आंसर इसका आएगा। ये वैल्यू करके आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 27। A body take 20 minutes to cool down from 100 degree to 90 degree, then how much time will it take to go from 110 to 100? अब देख लीजिए, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर और टाइम का, यानी टेम्परेचर टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे डिक्रीज हो रहा है, तो 100 से 90 आने में जो टाइम है उससे कम टाइम लगेगा आपको 100 से 100 में, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो नियर बाय 90 है, न कि नियर बाय 100 है। तो इसलिए ये कूलिंग रेट ज्यादा होगी, ये कूलिंग रेट कम होगी। तो यहाँ पर आपके पास आएगा लेस देन 20 मिनट्स। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगर उसमें 20 मिनट लग रहे हैं तो यहाँ 20 से भी कम लगेंगे। अब नेक्स्ट जो होगा 120 से लेकर 110 तक, उसमें और भी कम, सबसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये कूलिंग का प्रोसेस इस तरीके से होता है। नेक्स्ट आपका है Li+2+ प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इफ Mli+2 is 8.3 MP, then find the ratio of de Broglie wavelength of proton Li+2। de Broglie wavelength के लिए फॉर्मूला होता है H/mv। इसके अंदर वैल्यूज आप लोग जब पुट करोगे ये आपके पास आ जाएगा H/2mv रूट में 2mv3। इसके लिए वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करोगे, ये रेट फर्स्ट आपके पास 8.3 MP, तो फाइनल आपको लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करने पर मिल जाएगी 5।
ये होगा राइट आंसर। फाइंड क्वालिटी फैक्टर फॉर सर्किट विथ L इक्वल टू दिस एंड R इक्वल टू दिस एंड T इक्वल टू दिस। तो क्वालिटी फैक्टर Q का जो फॉर्मूला है वो होता है XL बाय R। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, L की जगह XL फाइंड करना है आपको, और टाइम आपको गिवन है T इक्वल टू, और L से अपन XL कैसे फाइंड करेंगे, XL इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू L। ये आपको टाइम पीरियड, अगर आपको फ्रीक्वेंसी है ये जैसे आपकी ये गिवन है, ये L गिवन है, यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, XL की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ पुट कीजिए और R यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये आएगा आपका 2000। अगर 2000 आता है तो ये राइट है। क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन। EM wave travel in a medium whose relative permeability and relative permittivity both equal to 2 if speed of light in the maximum medium is x into 10 to the power 7 find x। ये भी बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, नीटा इक्वल टू रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर। ये आपकी वैल्यू जो है ये 2 गिवन है, इसमें इन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, और आंसर होगा आपका 15 इंटू 10 टू द पावर 7। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का 24th फेब का पेपर कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत ही इजी पेपर लगा होगा आपको, एक दो क्वेश्चंस को अगर छोड़ दें तो। ओके, थैंक यू।